हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये चर क्या होता है। उसके बाद आपको रैखिक पता होना चाहिए और लास्ट में आपको समीकरण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि चर क्या होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। तो चर का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे चर में काउंट होते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, जहाँ पे भी आप ए से लेकर जेड तक कोई भी चीज़ देखोगे तो इसका मतलब वो चर है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे भी लिखा हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड किसी में लिखा है तो इसका मतलब ये चर हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये होगी। और अचर क्या होता है। अचर का मतलब होता है जो जो भी नंबर होंगे वो सारे अचर पद में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जितने भी नंबर होंगे। अब देखो जो जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि चर क्या चीज़ होती है। चर का मतलब क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो जो भी अक्षर होंगे वो सारे चर कहलाएंगे। पहली चीज़ तो ये होगी। और अचर क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे वो सारे अचर होते हैं। उसके बाद देखो रैखिक लिखा है। तो पिछले वाले चैप्टर में भी आपने रैखिक पढ़ा होगा। देखो एक तो आपने रैखिक पढ़ा होगा, एक द्विघात पढ़ा होगा और एक त्रिघात पढ़ा होगा। ये तीनों चीज़ें आपने पिछले वाली चैप्टर में पढ़ी होंगी। और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पावर, जहाँ पे जो घात होती है वो अगर घात एक है तो इसका मतलब वो होगा रैखिक, उसको हम रैखिक बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर घात दो होती है तो उसको बोलते हैं द्विघात। जैसे कि नाम ही से पता लग रहा है ना, द्विघात मतलब जिसकी घात दो होती है उसको द्विघात बोलते हैं। और त्रिघात का मतलब जिनकी घात तीन होती है इनको त्रिघात बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें अभी केवल रैखिक की बात करनी है। रैखिक का मतलब क्या होगा, जैसे कहीं पे x लिखा है। अब देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर का मतलब घात होगा ना, हिंदी में घात बोलते हैं। तो घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मानते हैं। तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है, एक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। यानी कहीं पे अगर x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है तो इनका मतलब, क्योंकि इनकी घात सबकी एक एक है तो इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, रैखिक हो जाएंगे। तो देखिए दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एक तो चर, एक रैखिक। ठीक है, अब आता है समीकरण। अब देखो समीकरण की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है, मतलब ये समझ लो कि जिसमें बराबर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। अब बराबर का मतलब बराबर के इधर भी कुछ हो सकता है, तो इधर मतलब बाएं साइड में जो चीज़ भी होगी उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। और बराबर के राइट हैंड साइड यानी बराबर के दाएं साइड जो जो भी नंबर होंगे या कुछ भी है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है दायां पक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी तो तभी आप बता सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है कि दो चर। तो पहला चर मान लीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर हो सकते हैं, तो पहला चर मैंने मान लीजिए x ले लिया और दूसरा चर मैंने y ले लिया। ठीक है, तो दो चर हो गए। दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए। देखो घात एक है और साथ में समीकरण होनी चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार की समीकरण बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें यही चीज़ दी गई है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इस टाइप से हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। अब मान लीजिए नोटबुक की कीमत है x और कलम की कीमत है y। अब देखो आगे मतलब लाइन से ये लगा लो, आपके मैथ्स में जो जो भी काम करोगे उसमें हमें कुछ ना कुछ मानना होता है। वैल्यू हमें नहीं दी होती है तो उसमें कुछ मानना होता है। तो एक की कीमत हम x मानेंगे, दूसरे की कीमत y मानेंगे। केवल अगर एक ही चीज़ होती है तो उसमें हम केवल x ही मानते हैं, या x नहीं मान के कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना वो चर होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो a से लेकर z तक आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। x की जगह पे आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि ए से जेड तक आप इसमें क्या लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे संकेत भी हमें दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है, तो यही चीज़ मान लेते हैं कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी। अब कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार।
तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार हमने एक तो नोटबुक की कीमत दी है, एक कलम की कीमत दी है। तो ये हमने मान लिया कि माना नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा कलम की कीमत y रुपये है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है कि नोटबुक की जो कीमत है, यानी नोटबुक की कीमत तो हमने x मानी है ना, तो x जो है वो एक कलम की कीमत हमने क्या मानी है, y मानी है। तो कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी है। तो कलम की कीमत y है तो इसका 2 गुना, मतलब अगर मैं इसका गुणा 2 कर दूं, जैसे कहीं पर 4 लिखा है तो 4 का 2 गुना क्या होगा, 4 का 2 गुना मतलब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 का 2 गुना हो गया 8। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो वैल्यू तो हमें नहीं पता, हमने y माना है, तो y का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो y की 2 गुनी है। तो इसका 2 गुना मतलब बीच में बराबर का साइन लगा देंगे, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये इक्वेशन बना के मैंने यहाँ पे दिखा दी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यही इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, मतलब लिखेंगे। तो जो x की वैल्यू होगी वो y के 2 गुने के बराबर होगी। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। ठीक, अब देखो क्या होता है कि इक्वेशन में मेनली राइट हैंड साइड में यानी दाएं पक्ष में 0 लेते हैं। तो इसमें हम या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या राइट हैंड साइड में 0 ले सकते हैं, क्योंकि बराबर आ गया ना। तो मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाना चाहता हूँ तो ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 गुणा y, मतलब ये हो जाएगा 2y, और बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी समीकरण हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जो चीज़ हमें दी गई थी वो सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमें ये दी गई थी कि इसमें क्या होना चाहिए, पहले तो ये 2 चर होने चाहिए। तो 2 चर का मतलब मैंने बोला था कि चर ऐसे नंबर होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर होते हैं वो सारे चर होते हैं। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्योंकि 2 चर होने चाहिए ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 2 चर हैं। पहला चर ये हो गया, दूसरा चर ये होगा, 2 चर हो गए। ठीक है, रैखिक यानी घात 1 होनी चाहिए। तो इसकी घात कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब हम इसको रैखिक कह सकते हैं। और समीकरण है, आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, इसका मतलब ये समीकरण है। तो ये मैंने शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो पहले का हमने आंसर निकाल दिया। अब इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। मतलब ये जो समीकरण हमें यहाँ पर दी है इनकी वैल्यू, पहले तो ये जो समीकरण हमें दी है, पहले हमें इन सारे समीकरणों को इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो जैसे इसमें पहला पार्ट दिया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे दिया है 2x + 3y = 9.35 का बार, ये हमें दिया है। तो इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो इसकी फॉर्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, यानी दाएं पक्ष में 0 है। तो 0 कब आएगा, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y, और ये प्लस है ना तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 मतलब -9.35 का बार, और बराबर में अब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब क्या है, इनकी तुलना करते हैं। अब देखो तुलना कैसे करेंगे, मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है मैं सेम टू सेम वैसे लिखूँगा। जैसे x लिखा गया है तो इसके ठीक नीचे मैं ये वाला x लिखूँगा। ठीक है, ये वाला x। तो देखो इससे पहले क्या है, a है तो यहाँ पे मैं a लिख दूंगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसके ठीक नीचे मैं प्लस लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y लिखा गया है तो इसके ठीक नीचे y लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे b है तो इसके मतलब बगल में b लिख दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे +c है, तो अगर मैं यहाँ पे +c लिख देता हूँ, जबकि यहाँ पे माइनस हमें दिया है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया और ये जो 9 है इसको मैंने इसके साथ में लिख दिया। मतलब ये जो माइनस है ये मैंने 9 के साथ में लिख दिया और साथ में बीच में प्लस लिख दिया। तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि x का x के साथ में तुलना होती है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, a की वैल्यू 2 के बराबर, क्योंकि बराबर 0 होगा तो यहाँ पे बराबर 0 कर दो। अब a की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, वैसे ही y के साथ में y आ रहा है, प्लस का प्लस आ रहा है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्लस का प्लस आ रहा है तो सी की जगह पे ये है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9.35 का बार हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना, और यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको इस फॉर्म में इनको लेके आना है, उसके बाद तुलना करनी है तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो मैं यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही सेम टू सेम वैसे ही तुलना करनी है जैसे हमने यहाँ पे किया है, या इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कम में दिया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। अब इस फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इनकी तुलना करता हूँ, इसकी और इसकी तुलना करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे x के साथ में तो x है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब इसका इसके साथ में हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आप देख रहे होंगे किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, b है y है, देखो b अलग है y अलग है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया और मैंने -1/5 इसको अलग लिख दिया और साथ में y को अलग लिख दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस का माइनस होगा। अब y इंटू 1, क्योंकि गुणे में क्या होता है, ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है ना, तो ये ऐसे लिखा गया है क्योंकि माइनस तो मैंने लिख दिया तो ये माइनस अब यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 गुणा y। तो गुणे में क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, मतलब y का गुणा 1 के साथ में तो ये हो जाएगा y, और 5 का गुणा 1 के साथ में तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 5 है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देखो माइनस तो ऑलरेडी था, प्लस माइनस का माइनस, साथ में इनको सॉल्व करके ये आ रहा है y/5। तो देखो वही चीज़ आ रही है ना, माइनस में y/5, जिसको मैंने ऐसे लिखा है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज़ होगी, मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, फिर वो करने में आसानी होगी ना। अब यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए तो ठीक है, प्लस लगा दो। अब ये जो माइनस है ये -10 के साथ में आएगा, तो -10 बराबर 0। अब इनका कंपैरिजन करेंगे, देखो सेम टू सेम वही चीज़ है। x का यहाँ पे देखो x है, प्लस का यहाँ पे देखो प्लस है, y का यहाँ पे देखो y है, c का यहाँ पे देखो c है, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। अब इनका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। वैसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जगह पे -1/5 है तो ये -1/5 हो जाएगा, और c की जगह पे -10 है तो -10 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो कंप्लीट होता है। वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तो मैं पहले इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब देखो अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन हमें दिया है -2x + 3y बराबर 6। तो इसको इधर लेके आएंगे, मतलब पहले मुझे राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2x + 3y - 6 बराबर हो जाएगा 0 के। अब ax + by, मतलब ax + by प्लस सी, ये वाली फॉर्म मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगी, इनको साथ में लिख दो, मतलब -2 को अगर मैं साथ में लिखता हूँ तो यहाँ पे x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3y है तो 3y, और यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए तो प्लस, मतलब ये -6 के साथ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यही चीज़ हमें मिलेगी। अब बस इनका कंपैरिजन कर दो तो a की वैल्यू आ रही है -2, b की वैल्यू आ रही है 3, और c की वैल्यू आ रही है -6। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन इसमें हमें ये दिया है, तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे मतलब ये इस फॉर्म में लेके आना है, तो पहले इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x - 3y बराबर 0। अब देखो c की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो पहले इसकी फॉर्म में मैं कैसे लेके आऊँगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं। अब यहाँ पे 1 नहीं मान सकते हैं क्योंकि c कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे +0 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 1x, बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये जो माइनस है ये 3 के साथ में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -3y + 0। तो आप देख रहे होंगे कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3, और c की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें भी इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 0। माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब मुझे ax + by + c चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 2x
प्लस 5y। अब जीरो की मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो मानेंगे, बराबर हो जाएगा जीरो। अब कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना हो रहा है 2, b की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना हो रहा है 5 और c की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना हो रहा है 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि y की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि y होना चाहिए ना, तो y तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x, x की जगह पे तो x ही है। अब देखो y की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब मैं ऐसे क्या y को ऐसे कौन से नंबर से गुणा करूँ जिससे कि मुझे कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं का मतलब जिससे मुझे 0 मिले। तो एक ही नंबर है कि y को अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ तो इसका मतलब 0 का गुणा किसी भी नंबर के साथ में करते हैं तो वो 0 ही होगा, तो मतलब y हट जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यही चीज़ मुझे वापस मिलेगी। तो बस आप देख रहे होंगे इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ax प्लस by प्लस c इसके साथ में कंपेयर यानी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, b की वैल्यू आ रही है 0 और c की वैल्यू आ रही है 2, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है y माइनस 2। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें y नहीं दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें x नहीं दिया है, तो इसका मतलब x की जगह पे मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे x मान लो और इसके साथ में 0 मान लो, वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस अब माइनस इसके साथ में आएगा तो माइनस 2 बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ में, तो आप देख रहे होंगे a की वैल्यू आ रही है 0, b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो b की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है माइनस 2, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है और इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।